देखो लिंक ही कौन नहीं। चल इंडिया कहाँ ले जा। नहीं मैं चलता है। पढ़ रही नहीं। अरे और करी पाए दिनेश सर। हेलो। हाँ सर। हाँ मालूम नहीं ये कौन है। क्यों कोई अनम्यूट है सर? हाँ हाँ एक मिनट। एक मिनट मैडम। हेलो मैडम आप अपना माइक शुरू कीजिए अभी। हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है मैडम आ रहा है। ओके ओके शुरू कीजिए। ओके थैंक यू सर। नमस्ते बच्चों। आज हम सभी द्वितीय सत्र में आ चुके हैं और हमने अपने पठन पाठन का कार्य खत्म कर लिया है, ऑलमोस्ट समाप्त कर लिया है और हम सभी अभी अपनी परीक्षाओं की तरफ पदार्पण करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी दो लोग देख रहे होंगे कि जो आप लोगों के पास समय सारणी आई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये बात तो समझ ही चुके होंगे कि अब आप लोगों को इस चीज से अवगत कराया जा रहा है कि किस प्रकार का पेपर आप लोगों के सम्मुख आने वाला है। तो उस पेपर को, उस क्वेश्चन पेपर को, उस प्रश्न पत्र को आपके सामने आने के पहले उसकी रूपरेखा आप लोगों के मन से जो उसके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए ये सेशंस रखे गए हैं। तो उसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुल 5 प्रश्न होते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र में। और ये टोटल हिंदी का प्रश्न पत्र होता है 80 मार्क्स का, 80 नंबर का। 80+20 का जो क्राइटेरिया होता है, ये 20 मार्क्स ओरल के होते हैं और 80 मार्क्स आपके जो रिटन पार्ट होता है। और इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज बनाए गए होते हैं जिसको हम एक छोटे से सरासरी नजर में देख लेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज आप लोगों को किस प्रश्न पर ज्यादा तवज्जो देकर समझाने वाली हूँ। पहले हम देखेंगे कि विभाग 1 जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाग 1 होता है गद्य विभाग। गद्य विभाग जो है आपका होता है 20 अंक का आता है। 20 अंक का जो गद्य विभाग होता है उसमें प्रश्न 1 होता है अ तथा प्रश्न दूसरा उसी का ही एक का आ होता है, पठित गद्यांश का होता है। और ये दोनों प्रश्न 7-7 नंबर के होते हैं, 7-7 क्रमांक के होते हैं। अर्थात दोनों कितने क्रमांक हासिल करते हैं? 14 क्रमांक। और प्रश्न क्रमांक 1 का ई जो होता है अपठित गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश होता है, वो लेता है 6 अंक। तो 7-7-14 प्लस 6 बराबर 20 अंक। और इस दूसरा होता है पद्य विभाग। विभाग 2 पद्य विभाग का होता है जो अंक 12 लेता है। 12 अंक में प्रश्न 2 होते हैं और ये दोनों पद्य कविताएं ही होती हैं और दोनों कविताएं अलग अलग कविताएं होती हैं। इसमें एक कविता से तो कृतियां होती हैं और दूसरी कृति नहीं होती है, बल्कि उसमें पद्य विश्लेषण होता है। पद्य विश्लेषण आप लोग जानते ही हैं कि उसमें क्या होता है, कवि का नाम, कविता का नाम और
कविता की पंक्तियां, कविता का अर्थ और कविता की पंक्तियां लेने का या पसंदीदा कविता का कारण क्या है, ये सारी चीजें उसमें लिखनी होती है। तो 6 + 6 12 ये होता है। और तीसरा विभाग जो होता है वो पूरक पठन होता है। पूरक पठन कितने अंक का होता है? 8 अंक का, जिसमें दो विभाग होते हैं, जिसमें गद्य और पद्य। गद्य विभाग का एक प्रश्न होता है वो 4 अंक का होता है अ, और पद्य विभाग का पूरक पठन होता है वो आ होता है प्रश्न, वो 4 अंक का होता है। तो ये 4 मिलके 8 अंक के होते हैं। उसके बाद चौथा विभाग होता है भाषा अध्ययन व्याकरण का। जो अपना व्याकरण विभाग है वो कितना क्रमांक हासिल करता है? 14 अंक, जिसमें कुल मिला के 11 प्रश्न होते हैं। 11 प्रश्नों में अलग अलग प्रश्न सारे होते हैं। आपका अव्यय से शुरू होके वाक्य भेद तक जाता है, जिसको आपके शिक्षकों ने अच्छी तरह से पढ़ाया भी होगा और हम सभी ने भी पढ़ाया है आपको स्टेट लेवल में। उसके बाद है विभाग 5, जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक अंक आपका ग्रहण करने वाला है। ये विभाग 5 है रचना विभाग। रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन, जो लेता है अंक 26 अंक, जिसमें पत्र लेखन होता है, कहानी लेखन होता है, वृत्तांत लेखन होता है, फिर विज्ञापन लेखन होता है, निबंध लेखन होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये टोटल मिलाकर आपके जो पूरा कवर करता है नोटबुक टेक्स्ट बुक का जितना भी अंक है वो टोटल लेता है 80 नंबर। ये पूरा आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक छोटे से इसमें समझा दिया है। बच्चों आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 अ तथा आ ये पठित गद्यांश का है। ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, जैसा कि कल के सेशन में आपने देखा ही है कि पहला प्रश्न जो होता है, क्योंकि इससे संबंधित है इसलिए पूर्व ज्ञान के आधार पे मैं आप लोगों को कल का सेशन एक थोड़े से 2 शब्दों में बता देती हूँ कि इसमें 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अ और अ में आकलन, अ और आ दोनों में 2 आकलन कृतियां होती है और एक अभिव्यक्ति वाला प्रश्न होता है, और दोनों 7-7 क्रमांक के होते हैं। दोनों आकलन कृति 2-2 अंक के होते हैं और अभिव्यक्ति वाला प्रश्न 3 अंक का होता है। तो 2-2 4 धन 3 7 अंक, 7-7 14। ये आपका अ और आ का हो गया पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का अर्थ होता है पूरी जो कविता, जितने पाठ आपने पाठ पढ़े, जितने पाठ आपके हैं किताब के, पठित यानी आपने जितने पाठ पढ़े हुए हैं उन पाठों के आधार पर जो परिच्छेद पूछे गए हैं, 2 परिच्छेद पूछे जाएंगे, उन 2 परिच्छेदों पर जो 2 परिच्छेदों पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आकलन कृति और अभिव्यक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर 7 + 7 7 धन सर के जो 14 अंक के जो प्रश्न होंगे वो आपको यहाँ पे हल करने होंगे। ये हो गया आपका पठित गद्यांश का। अब हम देखेंगे अपठित गद्यांश। बच्चों अपठित गद्यांश क्या होता है? अब पठित का विरुद्धार्थी होता है अपठित। अधन पठित, अधन पठित। अपठित यानी जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा गद्यांश। अब ये वाला गद्यांश जो है, पठित गद्यांश जो है, उसको तो आपने पढ़ा है, आपके शिक्षकों ने पढ़ाया है, आपके पास बुक है, आपने वो कहानी, वो जो कहानी के स्वरूप में, पाठ के स्वरूप में आपने पढ़ा है, पढ़ लिया है। लेकिन जो अपठित गद्यांश है उसको आपने नहीं पढ़ा है, आपने देखा नहीं है इसके पहले, तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसको आपको फॉलो अप करना होता है। इसके भी तरीके इसके जैसे ही होते हैं, सिर्फ इसका अंक कम है, 6 नंबर का होता है, 2-2-2-2 होता है। अभिव्यक्ति के लिए भी 2 है, आकलन कृति के लिए भी 2 है, और दूसरे आकलन कृति के लिए भी 2 है।
लेकिन इसके लिए सिर्फ एक बात ये होती है कि इसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होता है, क्योंकि पठित गद्यांश में क्या होता है कि आपने पहले से वो पाठ पढ़े होते हैं, इसलिए उनके बारे में आपको पता होता है कि ये वाला लेसन हमारी टीचर ने हमको पढ़ाया है। बट अपठित गद्यांश के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है। इसलिए बच्चों, जब अपठित गद्यांश आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ई, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1 का ई जब आपके पास आता है, विभाग नंबर 1 गद्य विभाग, प्रश्न क्रमांक 1 ई जब आपके सामने आए, अपठित गद्यांश का प्रश्न आए, तब आप लोग ध्यान से पहले तो उस गद्यांश को, उस परिच्छेद को 2 बार अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ो। पहले बहुत ध्यान पूर्वक उसको पढ़ो, समझो। उसके बाद उसके नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं, जो आकलन दी गई है, जो कृति करने के लिए दी गई है, उस कृति को उस गद्यांश में दिए गए स्वरूप में ही उत्तर देना है। अगर कृति दी गई है, आकृति में ही, आकृति बना के दिया गया है, तो आकृति में ही उत्तर लिखना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आकृति नहीं बनाते हैं, ऐसे ही उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है बच्चों। आकृति अगर करने के लिए कहा गया, आकृति में आपको लिखने दिया गया उत्तर, तो आकृति में ही उत्तर लिखो। कृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। अगर ऐसे किया गया तो उसी में लिखो। अगर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया, तो प्रश्न के उत्तर को प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में ही लिखिए। आप अपने मन से उसको कृति स्वरूप में मत कर दीजिए, जैसा पूछा जा रहा है वैसा करिए। अब आया अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति का भी जो उत्तर होता है, ये अभिव्यक्ति के लिए तो मैं ये कहूंगी बच्चों की, अभिव्यक्ति जो वाला प्रश्न होता है, ये तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति, सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है। आपकी अभिव्यक्ति, अभिमत, मेरी अभिव्यक्ति अलग अलग होती है, लेकिन जो भी अभिव्यक्ति आपको देनी है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बात जो होती है, वो सबकी समझ के हिसाब से होता है। लेकिन वो जो टॉपिक है, जो भी गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश से रिलेटेड ही बात होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूछा गया है पृथ्वी के बारे में और आप लिख रहे हो आसमान के बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आकृति के बारे में और एक बात बता दूं मैं, कि जिस फॉर्म में दिया गया उसी फॉर्म में बनाओ। बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि नियम ऐसे बताए गए हैं कि सभी आकृतियों को पेन बनाने के लिए पेन का ही प्रयोग करें। वो इसलिए कहा गया है कि बार बार पेंसिल लेते हो, बनाते हो, फिर मिटाते हो, फिर ये करते हो, वो करते हो, तो पहले आप पहले लिख लो, उसी फॉर्म में लिख लो, फिर उसके बाद में उसको बना लो। या फिर आपके पास में ज्योमेट्रिकल स्टेंसिल्स होते हैं, या फिर जो साइंस के स्टेंसिल्स होते हैं, उनका उपयोग कर लो। उसमें बहुत सारे आकृतियां होती हैं, उन आकृतियों का भी उपयोग करके आराम से उनका यूज कर सकते हो इनको बनाने के लिए। तो उससे बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में समय लगता है। लेकिन बच्चों, अगर आप लोग जरा सा अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग करोगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे, तो ये पेपर भी आपका आधे घंटे पहले भी हो सकता है। क्योंकि आज ऐसा है कि आपको हिंदी के पेपर में भी कुछ याद नहीं करना है, कुछ लर्न नहीं करना है, ऐसे ही जाना है और वहां पे जाके बस आकलन के आधार पे कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन सारे होते हैं। आपके पास पैसेज होता है, पैसेज के नीचे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पैसेज पढ़ना है अच्छे से, बस क्वेश्चन देखना है, पैसेज में से आंसर ढूंढना है और लिखना है। और उसमें तो कुछ करना होता नहीं है कि आपको उत्तर याद करके जाना है या क्या करना है। बस उसमें जरा सा अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये सारे उत्तर ढूंढ के लिखने होते हैं। तो अपठित गद्यांश मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप लोग कृति करते हो, वो तर्क शुद्ध होना चाहिए और क्रमवार होना चाहिए। जो भी आंसर लिखते हो
वो गद्यांश के ही उत्तर हो, मन गढ़ंत ना हो, अपने मन के नहीं होने चाहिए। हाँ, अभिव्यक्ति में अपने मन का हो सकता है, लेकिन तब पर भी वो अभिव्यक्ति आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे, अगर आपको एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यदि अभिव्यक्ति में आपको लोगों को पूरे अंक चाहिए, दो यहाँ पे जैसे 2 अंक है, उस तरफ जैसे 3 अंक है, तो उन अंकों को यदि आपको पूरा का पूरा प्राप्त करना है तो उनमें आप कहावतों का उपयोग कर सकते हो, मुहावरों का उपयोग कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, जो श्रुति वाक्य होते हैं उनको उपयोग कर सकते हो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। तो ऐसे जब शब्दों को लिखोगे और अच्छे पैराग्राफ्स लोगे, या फिर आप कोटेशंस डाल सकते हो। कोटेशंस यानी बीच में कहीं दोहा लिख दो, 2 पंक्तियों की कविता लिख दो लिखते लिखते। तो उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके मन में आपकी एक अच्छी छाप पड़ती है, और आपको आपके बारे में वो उसको ये लगता है कि नहीं, इस बच्चे को अच्छी तरह से इसके बारे में पता है, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ है, ये बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि इसको ये क्या लिख रहा है। तो वो अगर वो 1 अंक देना चाहता भी रहता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि लैंग्वेज में आधे मार्क्स से ही एग्जामिनर मार्क्स देना शुरू करता है। तो जब आपका सब कुछ सही होगा, बराबर पैराग्राफ लिया है आपने, कोटेशन लिखा है, कहावतों का उपयोग किया है, सटीक मुहावरे लिए हुए हैं, सटीक शब्दों का प्रयोग किया है, अंडरलाइन किया है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है, तो वहां पर जो एग्जामिनर है वो मजबूर हो जाएगा कि आपको 2 में से 1.5 या 2 भी मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। इसके पश्चात हम देखेंगे कि एक उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है कि उसको पढ़कर हम लोग एक प्रश्न जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, परिच्छेद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसी तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न तो कुछ अलग रहता है कि आपको प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश, प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है। ये गद्यांश मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, इसको पढ़कर नीचे प्रश्न होंगे उसको हम हल करेंगे। परोपकार ही मानवता है, जैसा कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। केवल अपने दुख सुख की चिंता करना मानवता नहीं, पशुता है। परोपकार ही मानव को पशुता से सदैव बनाता है। वस्तुतः निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित साधन ही परोपकार है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार कर सकता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति करना ही परोपकार है, और सहानुभूति किसी भी प्रकार में प्रकट की जा सकती है। किसी निर्धन की आर्थिक सहायता करना अथवा किसी असहाय की रक्षा करना परोपकार के रूप हैं। किसी पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा करना अथवा किसी भूखे को अन्नदान करना भी परोपकार है। किसी को संकट से बचा लेना, किसी को कुमार्ग से हटा देना, किसी दुखी निराश को सांत्वना देना, ये सब परोपकार के ही रूप हैं। कोई भी कार्य जिससे किसी को लाभ पहुंचता है परोपकार है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। बच्चों, ये मैंने एक बार ही पढ़ा है, लेकिन जब आपके सामने इस तरह के प्रश्न आए तो उसको 2 बार तो अच्छी तरह से मन लगा के आप जरूर पढ़िए। और उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न। आपके पास है संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक की दृष्टि से परोपकार के रूप।
अब हमने पीछे कई सारे रूप देखे, हमने देखे कितने सारे रूप, अब यहाँ पे सिर्फ 4 ही रूप दिखाने, हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना, किसी निर्धन की आर्थिक सहायता करना अथवा असहाय की रक्षा करना परोपकार के रूप है, ये हो गया। दूसरा, किसी पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा करना अथवा किसी भूखे को अन्नदान करना भी परोपकार है। किसी को संकट से बचा लेना, किसी को कुमार्ग से हटा देना, ये भी परोपकार के रूप है। किसी दुखी निराश को सांत्वना देना, ये सब परोपकार के ही रूप हैं। कोई भी कार्य, ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 5 आपको दिए गए उदाहरण, इसमें से 4 उदाहरण आपको लिखने हैं इस प्रश्न में यहाँ पर। उसके बाद ये जो है, ये एक प्रश्न आपके सामने, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति का तात्पर्य लिखिए। इस पे आप अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट करिए कि जो मनुष्य होता है वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें आपका मत अलग हो सकता है, मेरा मत अलग हो सकता है, दूसरे का मत अलग हो सकता है। जो मनुष्य अपने लिए जिया वो क्या जिया, दूसरों के लिए जो जीता है, उसमें आप बहुत सारे लोगों का उदाहरण ले सकते हैं। महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं, अपने बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका उदाहरण ले सकते हैं। और यदि और कुछ ना समझ में आए तो ऊपर के बहुत सारे पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भी आप इस 3-4 पंक्तियों को लेकर भी आप उत्तर को लिख सकते हैं। बट बच्चों, समझने वाली बात यह है कि कभी भी ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक पेपर छोड़ने पर आपको कुछ भी मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छोटा सा ग्रामर भी दिया गया है। वचन परिवर्तन कीजिए। चिंता, चिंताएं, भूखे, भूख। निम्न शब्दों के लिंग पहचानिए। सामर्थ्य पुल्लिंग, परोपकार पुल्लिंग, बस खत्म। इसमें कुछ नहीं तो आपको 5 अंक तो मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आपके लिए मैंने कुछ गृह कार्य बनाए हैं। अपठित के गृह कार्य, आपको अपठित का आपको थोड़ा मिलना, प्रैक्टिस के लिए मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए 2 जो है 2 मैंने आपके लिए गद्यांश ढूंढ के रखे हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। एक है ये, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न के रूप में आता है, 6 नंबर का होता है। उसके बाद है, इसका प्रश्न है ये, संजाल पूर्ण कीजिए। उसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है ये, इसका प्रश्न है ये पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। और ये दूसरा प्रश्न, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य के गुण है, इसमें 4 गुण बताने और फिर स्वमत है। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मेन मोटिव क्या है मेरा आप लोगों को बताने का, कि आप लोगों को किस तरह से अपठित गद्यांश का प्रश्न उत्तर लिखना है। जी, किसको किसको पूछना है? यस।
प्रश्न है आप लोगों के पास तो पूछ सकते हैं। यदि कोई डाउट है आप लोगों के पास तो पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड कुछ है? बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है। अनम्यूट करके देखिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। मौसमी मौसमी शेख नहीं हो रही है। हेलो। हाँ मौसमी सर। शेख। हाँ मौसमी शेख बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, आपने जो गृह कार्य के लिए दिए थे ना, जी। तो एक बार प्लीज दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, रुकिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ओके मैम, ओके। हाँ, लिया आपने? आगे बढ़ाऊं? यस मैम। हो गया? यस मैम। ये सेकंड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच मैम, हो गया। दिस वन इज इट्स क्वेश्चन, सेकंड वन। आपने खाली परिच्छेद लिया, ये प्रश्न है। नो मैम, आपने काफी फास्ट किया था ना, तो मैं हाँ नहीं परीक्षा नहीं, छोड़ ओके। दी थी, नहीं ले नहीं पाई थी, क्या, बाकी सब हो गया। ये वन मैन शो होता है ना, समझ नहीं आता है इसलिए। ओके, ये लिया आपने? ओके। यस मैम। और किसी को चाहिए? और किसी को कोई डाउट है? पूछ सकते हैं बच्चों। तो भी लिया ना उधर, है ना, उधर उधर होगा, देखना प्लीज। अमन, मैम आप कब चेक करेंगे? कैसे दिखाओगे आप? जैसे कि आप कल मॉर्निंग में दिखाओ देखोगी, या फिर आप अपने टीचर को दिखा दीजिएगा, आपकी जो हिंदी टीचर रहेंगे ना, उनको दिखा दीजिएगा। अगर उनका लेक्चर नहीं रहा तो? रहेगा ही ना, कब नहीं रहेगा, रहेगा ही, कभी ना कभी तो रहेगा ही। नहीं नहीं, ऐसा है ना टाइम टेबल की 3 दिन लगातार ये टीचर पढ़ाते, फिर 3 दिन वो, ऐसा रहता है। हाँ तो कभी ना कभी क्योंकि तो सब एक होता है ना, साथ नहीं पढ़ा हिंदी पाते के हैं ना। शिक्षकों को तो पता ही होता है सारे आंसर्स। और नहीं होगा तो कभी ना कभी हम तो मिलेंगे ना, तो पूछ लेना आप मुझसे, बता देना मुझे आंसर। नहीं, अगर आप कल मॉर्निंग में आएंगे तो फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ ऐसे ही, हाँ कल नहीं हूँ मैं। वीडियो ऑन करके। हाँ कल नहीं हूँ मैं। ओके, फिर परसों? टाइम टेबल में देखिए, नेक्स्ट वन मेरा कभी है, 16 को है, 16 तारीख को। ओके बेटा। ओके। और मनीषा कनौजिया, मनीषा कनौजिया, आपको कोई प्रश्न है? मतलब मैम, क्या पूछा आपने बेटा?
सहानुभूति। सहानुभूति अर्थ चाहिए। हाँ, हाँ मैम। दया किसी के प्रति, सहानुभूति दर्शाना। निस्वार्थ मतलब? हाँ, निस्वार्थ। निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, ओके बिना मैम। किसी लालच के। आप इससे पूछो ना, प्रश्न क्रमांक ई से रिलेटेड पूछो ना, एग्जाम से रिलेटेड पूछो कुछ। शिल्पा खुशबू, शिल्पा खुशबू शर्मा, आपको कोई प्रश्न है? हेलो मिस। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग, बोलो। मिस जो आपने स्क्रीनशॉट दिए थे ना, हाँ, वो मैंने नई स्क्रीनशॉट ली थी। तो चाहिए आपको? अभी आपने दिए तो मैं ले ली। लिया आपने? हाँ मिस। अच्छा, ठीक है। तो अभी कुछ डाउट है आपको? नहीं मिस। ओके, थैंक यू मिस। ओके, वेलकम। नीलम, नीलम एंड नीलू यादव। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। बोलो, आवाज आ रही है मुझे, बोलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है ना, वो नहीं समझ में आया। क्या? जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझाया ना, वो समझ में नहीं आया। अकुलन कृति। फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। परिच्छेद? नो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। परिच्छेद नहीं समझ आया, क्वेश्चन नहीं समझ आया है, क्वेश्चन का टाइप नहीं समझ आया। क्वेश्चन का टाइप जो अकुलन कृति है ना, वही। आपकी आवाज नहीं आ रही समझ में बेटा। मैम पहला क्वेश्चन है ना, गद्यांश वाला, वही। गद्यांश वाला क्या? पठित या अपठित का? पहला पठित का। पठित का? यस। पठित का कुछ मैंने बताया ही नहीं। पठित में क्वेश्चन, दो प्रश्न आते हैं, दो अलग अलग परिच्छेद होते हैं। अ और आ, प्रश्न क्रमांक 1 का अ आ ई, ऐसे 3 प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में अ आ ई, ऐसे 3 प्रश्न होते हैं। अ और आ आपके किताब के पाठों के आधार पे होते हैं परिच्छेद। जो पैराग्राफ होते हैं आपके किताब के पाठ के पैराग्राफ होते हैं, लेकिन जो ई होता है वो बाहर से आता है परिच्छेद, समझे? इसलिए उसको अपठित बोलते हैं। और वही मैंने अपठित आप लोगों को आज एक्सप्लेन किया है कि उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि जो पठित होता है वो तो आपने पढ़ा है स्कूल में, आपके शिक्षकों ने पढ़ाया, आपके पास बुक है। अगर आपको किसी ने नहीं भी पढ़ाया तो आपके पास बुक है, आपने उसको वैसे भी पढ़ लिया होगा, है ना? या स्टेट लेवल में हमने पढ़ा दिया है, तो आपने उसको कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लिया है। लेकिन जो अपठित होता है उसको आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, वो अचानक से आपके सामने आता है। तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, उसमें ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं, वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। ओके,
ओके सर। हाँ ओके थैंक्स। ओके। राज प्रजापति। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, बोलो। टीचर वो अभिव्यक्ति वाला जो प्रश्न रहता है उसके उत्तर के लिए कितने लाइनों में लिखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? 12 लाइन। लाइन ऐसे कुछ रहता नहीं है लाइन उसमें, आपके ऊपर है उसको कितना लिख सकते हो, ज्यादा नहीं लिखना होता है उसमें। कितने शब्दों में लगेगा टीचर फिर? उसमें दिया रहता है 12 से 15, जो होता है 12 पंक्तियां ही लिखनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 12-13 भी नहीं। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना होता है, और पंक्तियां और शब्दों का उपयोग भी इतना ज्यादा नहीं करना, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आप कितना लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता है। और आपको 1 मिनट, हाँ मैं बताती हूँ इसका। जो अभिव्यक्ति वाला प्रश्न होता है ये 25 से 30 शब्दों में लिखना होता है। आपका ज्यादा से ज्यादा 12 पंक्तियों में जाता है, वही कह रही हूँ, 12 से 15 पंक्तियों में जाता है, हिंदी मीडियम उससे ज्यादा नहीं होता। और उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब वो दिखाई देता है कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हो, बट टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मैंने कहा बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ वेल पैराग्राफ होना चाहिए, 2 पैराग्राफ में होना चाहिए, अंडरलाइन होने चाहिए अच्छे। अगर कोटेशंस डाल रहे हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, अच्छी हैंड राइटिंग, और कहावतों मुहावरों का उपयोग करो तो अच्छा दिखाई देता है। फुल 3 मार्क्स उसमें मिलने की संभावना रहती है, 2.5 मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। यस, और कोई? अमन। अमन जस्ट रास्ता अरे अमन ठीक है मैडम, अभी कोई नहीं है। ठीक है सर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके मैम।